हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीटा ट्रेनर्स और मैं हूं तिवारी सर। तो गाइस आज मैं आपके साथ शुरुआत में कुछ बात करूंगा। आप लोग जो भी आपके अपने डाउट्स हैं वो आप हमारे साथ सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारी ऐप है मैंगसर्स वीटा ट्रेनर, आप इस ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद सीधे आप हमारे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। जो भी आपके डाउट होंगे वो डाउट आप हमारे साथ सीधा शेयर कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक जो होगा गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सीडीएस का जो पूरा सिलेबस है और क्वेश्चन उस सिलेबस के रेस्पेक्ट में किस तरीके से आते हैं। ठीक है, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज क्या करूंगा, डिस्कस करना शुरू करूंगा। तो गाइस, जैसे यूपीएससी सीडीएस के सिलेबस के लिए, खासतौर पे जीएस के सिलेबस के लिए इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको यूपीएससी एक ऐसे एस्पिरेंट की डिमांड करती है कि जिसे अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी हो, उसका एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए और ख़ासतौर पे उसका जो करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में उसकी जानकारी हो, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में जानकारी हो, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी तो हो जो कि खास तौर पे एक ऑफिसर के लिए रिक्वायर होती है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन सीडीएस का जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें यूपीएससी की तरफ से जनरल स्टडीज़ की तैयारी के लिए जो सिलेबस दिया है उसमें स्पेसिफाइड यही इंस्ट्रक्शन आपको दिया रहता है। अब इसमें बात यह है कि आपको कौन सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री में सामान्यतः किस तरीके के प्रश्न आते हैं, ठीक है, आज हम उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री में क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। ठीक है, यूपीएससी की क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो हिस्ट्री को हम दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं गाइस, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, यदि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले व्यक्ति के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री की कुछ स्पेसिफाइड इवेंट्स जो हुए हैं, जैसे कुछ रेवोल्यूशंस हुई हैं, रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और साथ में एक हिस्टोरिकल इवेंट और होता है जिसको हम बोलते हैं पुनर्जागरण, या उसको हम बोलते हैं रेनासा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेनासा। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो रशियन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, कहीं ना कहीं इस पुनर्जागरण, कहीं ना कहीं इस वैचारिक जो चेंज आया, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट आया यूरोप में, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है इन सभी घटनाओं के पीछे। ठीक है, तो रेनेसां के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रश्न हमेशा छात्र मुझसे ये करते हैं गाइस कि सर, जब हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो फिर हम रेनेसां या रशियन या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में क्यों पढ़ा है। ये तो बाहर के जो देश हैं उनके बारे में बातचीत चल रही है, उनके रेवोल्यूशन के बारे में बातचीत चल रही है। गाइस, आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, लोगों के अधिकारों के बारे में, ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी की बात करते हैं हम, जस्टिस, सोशल जस्टिस की बात करते हैं हम, इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है, हम बराबरी की बात करते हैं, इक्वेलिटी की बात करते हैं, हम एक मॉडर्नाइज एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं। तो हमें, जब हम इन तमाम तरीके की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो इनकी शुरुआत, इनका ओरिजिन, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में ये सारे विचार क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो इनकी जो शुरुआत होती है वो यूरोप से ही होती है। और यूरोप में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं जिनमें ये विचार स्पष्टतः दिखते हैं, तो आप देखेंगे रेनेसां है, रशियन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो ये ऐसी घटनाएं हैं जहां पर को ह्यूमन राइट, लोगों के अधिकारों के बारे में, ठीक है, अपने आप अपने देश के निर्माण करने के विचार के बारे में, ये तमाम विचार यहाँ पर को आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, इसलिए आपको इन रेवोल्यूशंस के बारे में, इन घटनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जो यूपीएससी का इंस्ट्रक्शन है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले एस्पिरेंट को वो देखते हैं, जिसको कि वो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर ऑफिसर के तौर पे क्या करें, ट्रेन करें, या ऑफिसर के तौर पे चयनित करें। उसके बाद एकेडमीज, जो डिफेंस एकेडमीज हैं, उन्हें ऑफिसर के तौर पे ट्रेन करें। तो यूपीएससी उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है, उनसे वो एक्सपेक्ट करती है कि वो खास तौर पे इस तरीके के पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में थोड़ी सी उनको जानकारी हो, जिस पॉलिटिकल चेंजेस से लोगों के मानसिक जो विचार थे उनमें परिवर्तन आया, उससे सोसाइटी क्या हुई, बदली है। ठीक है, और उसका इफेक्ट आपको कहाँ दिखता है, इंडियन हिस्ट्री में। खास तौर पे अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, पुनर्जागरण, ये जो यूरोपियन इंसिडेंट्स हैं, इनका आपको एक बहुत बड़ा क्या मिलेगा, प्रभाव मिलेगा। ठीक है, जैसे एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो कैपिटलिज्म है, या ठीक है, या बिफोर इंडिपेंडेंस हिंदुस्तान के अंदर एक कैपिटलिस्टिक क्लास या कैपिटलिज्म से एक मिडिल क्लास का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, तो उसके पीछे किस तरीके के विचारों का इफेक्ट था। ठीक है, तो हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ से आती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती ही तब है जब यूरोप के अंदर पुनर्जागरण के जैसे विचार आने शुरू होते हैं। ठीक है, जब वहां पर को लोग धार्मिक विचारों से
ठीक है, गॉड नोस का जो रीजन है कि भगवान जानता होगा, ठीक है, इस कारण से जब वहां की जो सोसाइटी है, वहां का इंटेलेक्चुअल है, वहां का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो एक अलग ट्रैक को शिफ्ट करता है और वहां से वो कारणों को खोजना शुरू करते हैं और उनको ये लगता है कि ह्यूमन ने हर चीजों को क्या करना चाहिए, कारणों को खोजना चाहिए और उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक कारण होगा। ऐसा नहीं कि हर घटना के पीछे केवल एक ही कारण है कि भगवान ने किया, ठीक है। जब यूरोप के अंदर ये बात आने लगी कि हर घटना के पीछे एक कारण है और कारण ह्यूमन मेड है, तो वहां से वहां एक साइंटिफिक क्या डेवलप हुआ, टेम्परामेंट डेवलप हुआ। उससे बाद में जाके वहां देखते हैं पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तमाम तरीके की चीजें आई और वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिल क्लास कम्युनिटी को जन्म देता है, कैपिटलिज्म को जन्म देता है, ठीक है। तो ये सभी बातें क्या आती हैं, इस रेनेसांस से आपको इंडियन हिस्ट्री के अंदर देखने के लिए मिलती हैं, ठीक। जैसे दादा भाई नेहरू जी ने एक टर्म यूज किया था, पर कैपिटा इनकम। तो भाई हिंदुस्तान के अंदर तो पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो नया कॉन्सेप्ट है। तो पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट कहां से मिलता है आपको? यूरोपियन जो रेवोल्यूशंस होते हैं वहां से आपको इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट के तौर पे या पर कैपिटा इनकम कैलकुलेशन के तौर पे, जीडीपी, ये तमाम तरीके की चीजें वहां से मिलती हैं। और दादा भाई नेहरू जी अपनी एक बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, उसमें हिंदुस्तान के लोगों की पर कैपिटा इनकम को भी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि दादा भाई नेहरू जी के अंदर भी इकोनॉमी को साइंटिफिक तौर पे एनालिसिस करने का जो टेम्परामेंट आता है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन फीचर या यूरोपियन घटनाओं से प्रभावित होकर उनके अंदर आ रहा होता है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इन घटनाओं का इंडियन हिस्ट्री या इंडियन मूवमेंट में कोई रोल नहीं है, ठीक। तो आपको इनको पढ़ना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन यूपीएससी ने दिया है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, खासतौर पर अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे बनेगा, अपने आसपास होने वाली बहुत सारी घटनाओं को जानकर ही बनेगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो इंडियन हिस्ट्री में आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री बहुत मिलती है। एंशिएंट हिस्ट्री में खास तौर पे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में तो कम से कम पता हो, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में पता हो, क्योंकि इस समय आप देखते हैं कि इंडियन जो सोसाइटी है वो बहुत सारे कस्टम्स, ट्रेडिशन को फॉलो करती हैं और आप उन चीजों को अपने सामने देख रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे शादी के बारे में बात करते हैं। शादी एक ऐसा कस्टम है जिसे आप देखते हैं, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर यदि आप वैदिक सिविलाइजेशन देखेंगे तो वहां पर आपको ग्रह सूत्र करके, ठीक है, यदि वैदिक लिटरेचर आप देखेंगे तो वहां ग्रह सूत्र है और उस ग्रह सूत्र के अंदर वेरियस टाइप ऑफ मैरिजेस आपको देखने के लिए मिलती हैं। लास्ट टाइम सीडीएस के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि गंधर्व विवाह जो है वो किस कैटेगरी के में लाई करता है, ठीक है, वो कौन सी भी कैटेगरी में लाई करता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 8 कैटेगरी में विवाह होते हैं जो कि ग्रह सूत्र के अंदर वर्णित है। गंधर्व विवाह 5वीं कैटेगरी के अंदर का विवाह आता है, जिसको हम जनरली इस समय लव मैरिज के तौर पे देख रहे होते हैं। तो अब देखिए, आपने अपने कल्चर और कस्टम के बारे में समझा, देखा कहां से? आपने देखा कि आपके आसपास भी आप लोग शादी ब्याह में जाते रहते होंगे, तो आपने देखा कि घटना है, एक सोशल एक्टिविटी है विवाह होना, ठीक है। अब उसका बैकग्राउंड जैसे आपने देखा तो आपको पता चला कि अच्छा यार, पुराने समय में भी सोसाइटी के अंदर मैरिज नाम का एक इंस्टीट्यूशन होता होगा जो एक सोशल रूल्स के आधार पर बना होगा। अब मॉडर्न समय में शादियों के लिए आप लोग देखते हैं कि मॉडर्न समय में एक मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है। आपने जनरली सुना होगा ऐसा कि जब 2 लोगों की शादी होती है तो उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये जनरल एक टॉक है जो आपके आसपास मतलब आपके आसपास कभी भी शादी ब्याह या रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली टॉक है। तो आपको देखना चाहिए कि यार कि पहले तो गंधर्व विवाह था, वहां तो कोई सर्टिफाइड मैरिज का कंसेप्ट नहीं था, अभी सर्टिफाइड मैरिज का कंसेप्ट है। जैसे आप उसको ढूंढने के लिए जाएंगे, ठीक है, किसी चीज को ढूंढना ये साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, ठीक है। जब आप उसको ढूंढने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हिंदू लॉ के अंदर चेंज होता है 1950 के अंदर, ठीक है। बीआर अंबेडकर की ये पहल होती है और वो हिंदू कस्टमरी लॉ को क्या करते हैं, कोडिफाई करते हैं और हिंदू कोड बिल के तौर पर क्या करते हैं, उसको जन्म देते हैं, ठीक है। अब जब आप हिंदू कोड बिल के बारे में देखेंगे तो फिर आपके सामने एक दूसरी चीज भी आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान के समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे धर्म रहते हैं, तो फिर आप मुस्लिम लॉ भी देखेंगे। ऐसे जब आप चीजों को ढूंढ रहे होंगे तो जो करंट में चलने वाली एक्टिविटी है जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रही है इस समय, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ऑटोमेटिकली आप वहां तक पहुंच जाएंगे। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड में पहुंचेंगे तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जाएंगे। तो देख रहे हैं ना कि हर एक चीज कितनी जबरदस्त तरीके से एक दूसरे के साथ लिंकेज है। और यूपीएससी ने जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि हाउ टू कवर द सिलेबस फॉर द सीडीएस, तो उसमें उन्होंने स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो एक ऐसे छात्र, एक ऐसे उम्मीदवार को सीख कर रहे हैं, एक ऐसे उम्मीदवार को ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर चीजों को समझने का एक साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, आसपास की चीज जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में जानने की उसकी ललक हो, ठीक है। और किस तरीके से, देखिए मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर का एग्जाम्पल दिया है, तो आपने ढूंढना शुरू किया और कहां तक आप पहुंच गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे विषय में आप क्या हो जाएंगे, थोड़े से अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसको आप थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट से समझना शुरू करेंगे और वहां का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा।
बच्चों ध्यान में रखना, ये मेरी पर्सनल आप लोगों के लिए एडवाइस है कि जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ें, खासतौर पर सीरियस के लिए हिस्ट्री को पढ़ें, तो आप किसी भी तरीके के पॉलिटिकल विचार से, ठीक है, देखिए हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग तरीके की विचारधाराएं, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन, चुनाव जो होता है एक प्रमुख आयोजन होता है, एक प्रमुख इवेंट होता है। और चुनाव किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक को या जनता को अपने साथ जोड़कर ही जीता जाता है, ये एक कॉमन फीचर है। तो अपने साथ जोड़ने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग तरीके के विचारों से जनता को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। लेकिन यूपीएससी जो है वो चाहती है कि ऐसे छात्र, ऐसे उम्मीदवार उसके पास आए जिनका साइंटिफिक टेम्परामेंट हो। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कहे गए जो स्टेटमेंट हैं वो आपको आकर्षित करने के लिए हैं, या उसमें कोई साइंटिफिक क्या है स्टेटमेंट है, या आप उसका विश्लेषण करें उस स्टेटमेंट का, तो आपको उसकी वैज्ञानिकता जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी तरीके की ऐसी बहस से अपने हॉस्टल्स के अंदर, अपने कोचिंग सेंटर के अंदर, अपने क्लासेस में ऐसी बहसों से बचें जो आपका माइंडसेट साइंटिफिक के बजाय क्या बना दे रहा है, किसी से प्रभावित होने वाला बना दे रहा है। ठीक है, आपको फॉलोअर बना रहा है। यू हैव टू बी द लीडर, समझिएगा इस चीज को। आपको इंडियन डिफेंस फोर्सेस के को ज्वाइन करना है और वहां आपको लीड करना है। तो आपको एक शानदार लीडर बनना है रादर देन टू बी द शानदार फॉलोअर। ठीक है, आपको पिछलग्गू नहीं बनना है, आपको लीडर बनना है। और उसके लिए आपके अंदर प्रश्न पूछने की जिज्ञासा, या कोई स्टेटमेंट दिया गया है या कोई कथन आपसे कहा गया है, कोई आपको असर्शन दिया गया है, तो उसके कॉज को, उसके रीजन को ढूंढने का क्या होना चाहिए, एक आपकी प्रकृति होनी चाहिए। और ऐसी ही प्रकृति कौन डिमांड कर रहा है, यूपीएससी डिमांड कर रहा है। इसलिए अपने सिलेबस में वो स्पेसिफाइड इस बात को क्या करते हैं, एकदम क्लियरली क्या करते हैं, मेंशन करते हैं गाइस। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं मिडेवल हिस्ट्री, दैट इज मिडेवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जब हम इसकी बात करेंगे तो हम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम, आर्ट एंड कल्चर हम यहाँ भी फोकस करेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि बहुत सारा मिडेवल आर्ट एंड कल्चर ऐसा है जो आज की तारीख में हिंदुस्तान की पहचान है, जिसके अंदर आप ताजमहल भी देखेंगे, लाल किला भी देखेंगे। ठीक है, और यदि आप संगीत की बात करेंगे तो कव्वाली है, ठीक है, और गजल गायकी है, उर्दू शेर व शायरी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, आप संगीत के बारे में देखेंगे तो ख्याल गायकी हो जाती है, या आप ध्रुपद गायन देखेंगे तानसेन के द्वारा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आपको आर्ट एंड कल्चर में बहुत कुछ मिलेगा मिडेवल पीरियड का। ठीक है, कबीर आपको बहुत मिलेंगे, कबीर के 2 हिस्से में बहुत गाए जा रहे होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कोक स्टूडियो में भी देखा होगा कि बहुत सारे कबीर के जो स्टेटमेंट हैं उनको म्यूजिकल फॉर्म पे क्या किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है। बहुत सारे बैंड्स ऐसे हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर का रोल तो हमेशा आपको मिलेगा गाइस। उसके अलावा आपको मिडेवल में क्या पढ़ना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू सिस्टम पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन में मैं क्यों बात कर रहा हूं आपको, क्योंकि मिडेवल के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करके चेंज करके या उसको मॉडिफाई करके, उसको मॉडर्नाइज करके ब्रिटिश ने हिंदुस्तान में हमारे ऊपर क्या किया, राज किया है। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को समझना कि उसके अंदर क्या फॉल्ट थे, या अंग्रेजों ने उसको अपने लिए किस तरीके से मॉडिफाई किया और कितने इजीली वो मॉडिफाई हुआ, या अंग्रेजों को बहुत परेशानी हुई उस चीज को मॉडिफाई करने में, या अंग्रेज जो थे बहुत गजब के एडमिनिस्ट्रेटर थे कि उन्होंने हमारे पुराने सिस्टम को एकदम रिप्लेस तो नहीं किया। ये तमाम तरीके के जो प्रश्न हैं जब आप अपने जहन के अंदर रखेंगे तो आप मिडेवल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, तो मिडेवल पीरियड में भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। ठीक है, लेकिन वहां पर को जो लैंड का कलेक्शन करने का तरीका है, लैंड में जो लैंड रेवेन्यू है कौन कलेक्ट करेगा, किस तरीके से कलेक्ट करेगा, उसमें हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को या केंद्र में जो शहंशाह है उसके पास कैसे जाएगा, और जो सूबे हैं, प्रांत हैं, उनके सूबेदार उसमें किस हिस्से को रखेंगे, किस तरीके से वो उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये मिडेवल पीरियड की बात थी। और इसी को परमानेंट सेटलमेंट, रैयत वाली सिस्टम और तमाम तरीके के सिस्टम में चेंज करके ब्रिटिश ने इसको धीरे धीरे क्या कर दिया, इसका जिसको मैं कहता हूँ इसका ब्रिटिशकरण कर दिया। उन्होंने इसको ब्रिटिश, या उन्होंने इसको यूरोपियन लॉज में, यूरोपियन सिस्टम में क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया, मॉडर्नाइज कर दिया उसको। ठीक है, मॉडिफाई कर दिया उसको। ठीक, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे मिडेवल पीरियड में शिवाजी के पास क्या है, अष्टप्रधान करके ग्रुप है। ठीक है, अष्टप्रधान करके ग्रुप है, तो उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ग्रुप है जो उनको एडवाइस करने के लिए है। तो अब आप देखेंगे कि मिडेवल पीरियड में अष्टप्रधान जैसी चीजें मिलेंगी। मिडेवल पीरियड में आपको तुर्करे 40 ऐसे ग्रुप मिलेंगे। मिडेवल पीरियड में आपको नवरत्न जैसी चीजें मिलेंगी। तो ये तमाम तरीके की चीजें राजा को एडवाइस करने के लिए हैं। और सिस्टम को जब चेंज किया गया ब्रिटिश ने, तो उन्होंने काउंसिल के तौर पर राजा के बजाय उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटर रख दिया, लेकिन उसको सलाह देने वाली जो एजेंसीज थी वो अभी भी रखी कि यार कि राजा अकेले बहुत सारे कामों को, एक राज्य चलाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, एक राज्य के अंदर बहुत काम निकल के आते हैं, तो उन सभी कामों को
देखने के लिए अलग अलग तरीके के क्या कर दिए, एक्सपर्ट उन्होंने अपनी काउंसिल के अंदर अपॉइंट कर दिए, और फाइनल डिसीजन किसका हो गया, जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। मिडेबल पीरियड में वो राजा या सूबेदार के तौर पे होंगे, मॉडर्न में आप देखेंगे वो आपको कहीं के गवर्नर मिलेंगे या कहीं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कहीं के इस तरीके के अधिकारी आपको मिलेंगे जो कि स्टेट के द्वारा क्या किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे। तो आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से उन्होंने मॉडर्नाइज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मैं बच्चों बड़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसके पीछे कारण यह है कि जो यूपीएससी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका होना चाहिए, कैसे आप चीजों का साइंटिफिक, कैसे आपके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, जिससे कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ सुने, अपने आसपास चीजों को देखें, तो आपके जहन में कभी ना कभी तो प्रश्न पैदा हो, और घर पे आके जब आप उस चीजों को ढूंढे, ठीक है, या आप मेरे साथ कम्युनिकेट करें, वो प्रश्न आप मुझसे पूछें, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूं उस प्रश्न को ढूंढने में, तो उससे क्या होगा कि उससे आपकी ऑटोमेटिकली एक जिज्ञासा जो होगी वो बढ़ेगी, और अवेयरनेस जो जागरूकता आपके अंदर, उस जागरूकता जो जन्म लेगी, वो आपको बहुत सारी चीजों का क्या करवा देगी, इंट्रोडक्शन करवा देगी आपसे, और आपको बहुत एक अच्छा क्या हो जाएगा, आपके पास कलेक्शन हो जाएगा, जिससे कि आप सीडीएस का पेपर क्या कर पाएंगे, बहुत इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि आप ये टेम्परामेंट रखेंगे तो केवल सीडीएस ही नहीं, आप असिस्टेंट कमांडेंट और यूपीएससी के भी प्रीलिम्स को क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस, खास तौर पे जो अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के अंदर स्टूडेंट है, अगर वो अभी से इस चीज को करना शुरू कर दे तो उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। लेकिन जो अभी 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अभी से ही इस चीज पे क्या कर लें, फोकस होना शुरू हो जाए, उनको बहुत फायदा होगा इस तरीके के पैटर्न से तैयारी करने में, ठीक है गाइस। चलिए अगली बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ये आपको जरूर पढ़ने चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं गाइस, ठीक है, किस तरीके से हमने पॉलिटिकल पार्टीज इस्टेब्लिश करी हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, कैसे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई, कांग्रेस से पहले किस तरीके का एक पॉलिटिकल जो लाइटनिंग थी हिंदुस्तान के अंदर, उसको पॉलिटिकल इनलाइटमेंट करने के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल जागरूकता पैदा करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, ठीक है, और किस तरीके से कांग्रेस के साथ साथ रेवोल्यूशनरीज पार्टीज ने अपने विचारों को हिंदुस्तान के लोगों के अंदर रखा, जिससे उनके अंदर एक पॉलिटिकल स्पिरिट जो है वो पैदा हुई, ठीक है। तो उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सोशल रिफॉर्म्स, हिंदुस्तान की जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारी क्या थी, अंधविश्वास बहुत सारे फैले हुए थे, जैसे आप देखेंगे सती है, ठीक है, छुआछूत है, विधवाओं का पुनर्विवाह न होना है, ठीक है, या किसी इस तरीके के विचार से कि संतान क्योंकि पुत्र नहीं पैदा कर पा रही हैं, कोई महिला विवाहित हैं लेकिन पुत्र नहीं पैदा कर पा रही हैं, या कोई भी संतान पैदा न कर पा रही हैं, तो महिलाओं को एकदम त्याग दिया जाए, बहुविवाह जैसी परिकल्पनाएं, बहुत सारी ये अंधविश्वास थे। इनको किस तरीके से इनके ऊपर सुधार किया गया, ठीक है, महिलाओं को किस तरीके से एजुकेट करने की बात करी गई, युवाओं को एजुकेट करने की बात करी, मॉडर्न थॉट जो कि ह्यूमन या ह्यूमैनिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, उसको लोगों तक ट्रांसमिट करने की बात करी गई, ठीक है। वो सभी बातें आपको किसके अंदर मिलेंगी, सोशल रिफॉर्म्स के अंदर मिलेंगी गाइस, ठीक है। अगला आता है मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस। बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें आते हैं सीधे सीधे, ठीक है। खास तौर पे इसमें गांधी का बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने गांधी जी को एकदम ही सेपरेट क्या कर दिया है, टॉपिक के तौर पे रखा है, ठीक है। आप गांधी जी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि गांधी, यदि मैं बात करूं कि हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में किस तौर पे है, यदि मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं, ठीक है, स्पेसिफाइड बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामान्य से एक बात कर रहा हूं, तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान को गांधी के नाम से बिल्कुल जानती है। आप महात्मा गांधी का नाम लेते हैं तो मैक्सिमम पीपल ऑफ द वर्ल्ड दे न्यू अबाउट द गांधी एंड दे इवन रिसर्च ऑन द गांधी, दे रीड गांधी, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में आपको कुछ भी मिलता है पढ़ने के लिए, आप पढ़ें, कहीं पर को भी गांधी जी के बारे में एक अच्छी बात, एक डिस्कोर्स चल रहा हो, आप उसको सुने, देखें, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरा जो यूपीएससी का इंस्ट्रक्शन है कि आपको कम से कम हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ क्या करना चाहिए, नॉलेज रखना चाहिए। तो नो डाउट गाइज, यदि हिंदुस्तान मॉडर्न इंडिया को समझना है तो आपको गांधी को समझना बहुत जरूरी होगा। ये संबंध है, ठीक है, ये गांधी को समझे बिना आप मॉडर्न इंडिया को थोड़ा सा नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा आप रैशनल कहीं ना कहीं हो जाएंगे, ठीक है। और गांधी वाकई में आज का इंडिया जो है वो गांधी की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है गाइस, ठीक है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, आप भगत सिंह, आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, ये बहुत सारी एमिनेंट पर्सनैलिटीज है, ठीक है। जैसे एक बड़ी अच्छी बात मेरे को याद आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है गाइस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, बहुत ही अच्छे शायर रहे हुए हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं। उनके द्वारा एक लिखा हुआ गीत है जिसको भगत सिंह बहुत गुनगुनाया करते हैं। जैसे क्या गीत कौन सा है वो,
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ठीक है। देखिए कितना शानदार गीत है। और भगत सिंह ने उसको क्या करवा दिया, बड़ा प्रसिद्ध करवा दिया। लिखा किसने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऐसा ही एक और प्रसिद्ध गीत है जो कि होता है, इतनी शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर मिट जाए। तो इस तरीके की जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से जुड़ी हुई बातें हैं, देखिए काकोरी कांड ठीक है, काकोरी कांड के बारे में आपको फैक्ट मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में आप चीजों को समझें। आप हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा ब्रॉड समझें कि राम प्रसाद बिस्मिल जो इतने शानदार व्यक्ति रहे हैं, उनका अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों के बीच में भी तो कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, बिहेवियर रहा होगा, ठीक है। भगत सिंह का अपने लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के साथ, अपनी ग्रुप के साथ भी तो कोई बिहेवियर रहा होगा। आप उसके बारे में चीजों को इकट्ठा करना, उसके बारे में चीजों को पढ़ना भी शुरू करें, तो फैक्चुअल चीजें भी मिलेंगी, इंटरेस्टिंग चीजें भी मिलेंगी। यकीन मानिए जैसे जैसे इस टेम्परामेंट से आप हिंदुस्तान के बारे में जानना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपको हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा प्रेम होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक ऐसी अलग जग जाएगी कि आपको गर्व फील होगा कि यू आर द पार्ट ऑफ इंडिया, यू आर इंडियन, ठीक है। और जब जब ऐसा होने लग जाए तो गाइस समझना कि आप अपने लक्ष्य की तरफ को क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और लक्ष्य अब आपसे बहुत नजदीक है। बस एक एग्जाम की दूरी है, एग्जाम आपके सामने आएगा, आपको बहुत सारे प्रश्नों की जानकारी आपके पास होगी प्रश्नों की, और आपका एग्जाम बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये एक हिस्ट्री के बारे में मेरा आप लोगों को कुछ सलाह थी, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश करें और हिस्ट्री की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें। कोई भी आपके पास डाउट हो, डिस्कस विद मी, ठीक है। नीचे लिखे हुए लिंक में आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने डाउट, अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको आंसर दूंगा, ठीक है गाइस। चलिए, ऑल द बेस्ट।